क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया वजूद में कैसे आई, जमीन कैसे बनी, कॉन्टिनेंट्स कैसे जुड़े और फिर अलग हुए? ये बॉर्डर्स और बाउंड्रीज जो आज हमें मुल्कों में बांटती है, क्या ये हमेशा से मौजूद थे? इंसान ने इस जमीन पर कदम रखा, सीखा, संभाला और बसना शुरू किया। फिर घर बने, रिश्ते जुड़े, कौमी और मुल्क वजूद में आए और आज हजारों सालों की इस कहानी के बाद हम उसी दुनिया पर खड़े हैं जहां मुश्किल सफर के बाद इंसान ने रहना सीखा। जब हम पूछते हैं कि अर्थ वजूद में कैसे आई, तो असल में हम ये पूछ रहे होते हैं कि क्या ये दुनिया अचानक से बनी या फिर इसके पीछे कोई लंबी, लॉजिकल या नेचुरल प्रोसेस थी। साइंस के मुताबिक अर्थ किसी एक दिन, एक साल या 1000 साल में नहीं बनी, बल्कि ये एक बहुत लंबा सफर था जो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था। उस वक्त न जमीन थी, न सूरज और न ही चांद। उस वक्त ये खाली स्पेस थी जहां गैस और कॉस्मिक डस्ट फैला था। पुराने स्टार जब एक्सप्लोड होते हैं तो वो अपना मटेरियल स्पेस में छोड़ देते हैं और इसी मटेरियल से नए सिस्टम्स बनते हैं। इसी तरह एक घूमता हुआ क्लाउड बना जिसे सोलर निब्यूला कहा जाता है। इस क्लाउड के सेंटर में ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हुई कि वहां सूरज बन गया और जब सूरज बना तो उसकी ग्रेविटी ने बाकी मटेरियल्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ये मटेरियल धीरे धीरे घूमता रहा, टकराता रहा और छोटे छोटे टुकड़े जुड़ते गए। इस प्रोसेस को साइंस में एक्रीशन कहते हैं, जहाँ छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़कर बड़ी बॉडीज बनाती है। इसी घूमती हुई धूल और पत्थरों के बीच एक बॉडी बनी जो बाकियों से ज्यादा बड़ी होती गई और वही अर्ली अर्थ थी। शुरुआत में जमीन बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं थी। ये एक आग का गोला था जो पूरी तरह पिघला हुआ था, जहां हर रोज एस्टेरॉइड्स टकरा रहे थे। सरफेस टूटती रहती थी और टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि कोई सॉलिड चीज टिक नहीं सकती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अर्थ के अंदर ग्रेविटी और हीट ने चीजों को अलग अलग कर दिया। हैवी मेटल जैसे आयरन और निकल नीचे की तरफ चले गए और अर्थ का कोर बना, जबकि हल्के एलिमेंट्स ऊपर की तरफ रह गए और मेंटल और क्रस्ट का निजाम बन गया। ये फिजिक्स का कानून था कि भारी चीज नीचे जाती है और हल्की चीज ऊपर रहती है। इसी दौरान एक बहुत बड़ा वाक़ा हुआ जब एक मार्स साइज प्लैनेट अर्थ से टकरा गया और इस टकराव ने अर्थ का कुछ हिस्सा स्पेस में फेंक दिया, जो बाद में घूमकर चांद बन गया। और इस कोलिजन का प्रूफ ये है कि मून और अर्थ के पत्थरों का केमिकल मेकअप ऑलमोस्ट सेम है, जिससे ये पता चलता है कि चांद कहीं बाहर से नहीं आया बल्कि अर्थ से ही बना है। इस सब के बाद अर्थ धीरे धीरे ठंडी होने लगी। वोल्केनोज फटते रहे और उनसे निकलने वाली गैसेस ने एटमॉस्फेयर बनाना शुरू किया। ये एटमॉस्फेयर आज के जैसा साफ नहीं था, बल्कि जहरीली गैसेस से भरा हुआ था। जब सरफेस और ज्यादा ठंडी हुई तो पानी कंडेंस होना शुरू हुआ और समंदर बनने लगे। ये पानी आसमान से एक ही बार नहीं गिरा, बल्कि करोड़ों साल तक छोटी छोटी प्रोसेस से जमा होने लगा। कुछ पानी अर्थ के अंदर से आया, कुछ पानी एस्टेरॉइड्स के साथ। जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बना तो इसने सन की डेंजरस रेडिएशन से प्लैनेट को बचाया और तब जाकर अर्थ एक स्टेबल जगह बनी। पहले बैक्टीरिया आए, फिर प्लांट्स, फिर जानवर और फिर बाद में इंसान। मतलब ये समझना जरूरी है कि अर्थ पहले से मौजूद थी, जिंदगी बाद में आई और आखिर में इंसान। जब जमीन ठंडी हो चुकी थी और समंदर वजूद में आए, तब भी इंसान ने जन्म नहीं लिया था। सबसे पहले जो चीज आई वो इंसान या जानवर नहीं था, बल्कि सिंपल माइक्रोस्कोपिक लाइफ थी। साइंस के मुताबिक सबसे पहले सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जिनमें सबसे मशहूर नाम बैक्टीरिया और आर्किया का है। ये लाइफ फॉर्म्स लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स पहले पानी में मौजूद थी। इनका कोई दिमाग, कोई आंख, कोई हड्डी नहीं थी, बल्कि इनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी कि ये अपनी कॉपी बना सकते थे। इसी एक खूबी ने एवोल्यूशन का दरवाजा खोल दिया। इन बैक्टीरिया में से कुछ ऐसे थे जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता था, और यही वो मखलूक थी जिसने पहली दफा ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। इससे पहले अर्थ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था, लेकिन साइनोबैक्टीरिया की वजह से हवा बदली और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए रास्ता बन गया। करोड़ों सालों के बाद जब ऑक्सीजन स्टेबल हुआ तो यूकेरियोटिक सेल्स वजूद में आई। ये वो सेल्स है जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है और यही से लाइफ ने एक नया मोड़ लिया। इन्हीं सेल्स से एल्गा और प्लांट्स वजूद में आए। प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस शुरू की और ऑक्सीजन और ज्यादा बढ़ने लगा। इसके बाद जानवर का दौर शुरू होता है। सबसे पहले जो जानवर आए वो पानी के अंदर रहने वाली सॉफ्ट बॉडी मखलूक थी, जैसे स्पॉन्जेस,
जेलीफिश और बाद में ट्राइलोबाइट्स। ये सब लगभग 540 मिलियन साल के आसपास मौजूद थे। इन सब के बाद पानी में मछलियां आई, जिसमें से कुछ मशहूर पुरानी स्पीशीज थी, जैसे टिक्टालिक, जो पानी और जमीन के दरमियान ब्रिज बन गई। इन्हीं जैसे जानवरों से पहले एम्फीबियंस आए और फिर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद दुनिया ने एक लंबा और मशहूर दौर देखा, डायनासोरस का दौर। ये लगभग 230 मिलियन साल पहले आए और 160 बिलियन साल तक दुनिया पर राज किया। इसी दौर में छोटी छोटी मैमल्स भी मौजूद थी, लेकिन वो डायनासोरस के साए में छुपी हुई जिंदगी जीती थी। जब बहुत बड़ा एस्टेरॉयड दुनिया से टकराया और डायनासोरस खत्म हुए, तब मैमल्स को मौका मिला। यही से वो जानवर आए जिन्हें आज हम पहचानते हैं, जैसे प्राइमेट्स, जिनमें बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला शामिल है। इन्हीं प्राइमेट्स की एक लाइन से होमिनिन्स आए, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो सीधा चल सकता था। इसके बाद होमो हैबिलिस आया, जिसने पहली दफा टूल्स का इस्तेमाल किया। फिर होमो इरेक्टस, जो आग का इस्तेमाल करता था। आखिर में लगभग 3 मिलियन साल पहले होमो सेपियंस आया, यानी हम। इंसान और बाकी जानवर अलग अलग कहानी नहीं है, बल्कि एक ही चेन के लिंक्स है। पहले बैक्टीरिया आए, फिर एल्गा और प्लांट्स, फिर सिंपल जानवर, फिर मछली, फिर रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स और आखिर में इंसान। हर नया जानवर अचानक से पैदा नहीं हुआ, बल्कि पिछले से थोड़ा बदलकर वजूद में आया। इसलिए साइंस कहती है कि इंसान कोई स्पेशल क्रिएशन नहीं जो बाकी जिंदगियों से अलग हो, बल्कि वो भी उसी कुदरती प्रोसेस का हिस्सा है जो बिलियन सालों से चल रहा है। जब लाइफ अर्थ पर आ चुकी थी और जानवर अलग अलग शक्ल और साइज में पैदा हो चुके थे, तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये मखलूक जिएगी कैसे। न स्कूल था, न कोई किताब और न ही कोई टीचर। रहना, खाना और बचना, ये सब सीखा नहीं गया, बल्कि महसूस किया गया। शुरू में जानवर सिर्फ फितरत और एहसास से जीते थे। उसी तरह जानवर जानता था कि बचना है, छुपना है या फिर अटैक करना है। जैसे आज बच्चा पैदा होते ही सांस लेता है, उसी तरह जानवर पैदा होते ही जानता था कि बचना है, भागना है या फिर अटैक करना है। जो जानवर गलत रिएक्शन देता वो जिंदा नहीं रहता, और जो जानवर सही रिएक्शन देता था उसका बिहेवियर आगे वाली नस्लें सीख लेती थी। इसी तरह रहने का तरीका बनता गया। कोई गुफा में रहता था, कोई दरख्तों पर, कोई पानी में और कोई पानी के करीब। ये कोई प्लानिंग नहीं थी, ये सर्वाइवल की मजबूरी थी। जैसे जैसे जानवर का दिमाग थोड़ा बेहतर होने लगा, जानवर देखकर सीखने लगा। एक जानवर अगर किसी जगह पानी पीने लगा और जिंदा रहा, तो बाकी जानवर भी वही आने लगे। अगर किसी फल को खाकर जान बच गई, तो वो फल याद रहा। अगर कोई चीज खाकर तकलीफ हुई, तो दिमाग ने वार्निंग स्टोर कर ली। इसी प्रोसेस से जानवरों का रूटीन बना, कब शिकार करना है, कब सोना है और कब ग्रुप के साथ चलना है। शेर, भेड़िए और हाथी जैसे जानवर इसलिए अकेले नहीं रहते क्योंकि वो ग्रुप में सेफ महसूस करते हैं। ये सोशल बिहेवियर किसी रूल से नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस से आया। जो ग्रुप में रहा वो जिंदा रहता था, जो अकेला रहा वो खत्म हो जाता था। इंसान भी इसी प्रोसेस से गुजरा, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क पैदा हुआ कि याद रखना और उसे आगे बढ़ाना। शुरू के इंसान भी जानवरों की तरह एहसास से जीते थे। वो देखते थे कौन सा जानवर खतरनाक है, कौन सा फल ठीक है और कौन सी जगह सोने के लिए ठीक है। लेकिन इंसान तेज डेवलप हुआ। वो सिर्फ सीखता नहीं, बल्कि सीखी हुई चीज को बाकी लोगों को भी समझा सकता था। यही से रहन सहन का असल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। आग का इस्तेमाल कोई साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन थी। जंगल में आग लगी, जानवर भाग गए, ठंड कम हुई और खाना आसानी से हजम हो गया। इंसान ने इस ऑब्जर्वेशन को याद रखा, दोबारा रिपीट किया और अपने बच्चों को भी सिखाया। घर बनाना, कपड़े पहनना, टूल्स बनाना, ये सब एक ही दिन में डिस्कवर नहीं हुआ, बल्कि हजारों जनरेशंस के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा था। जानवर और इंसान के रहन सहन में एक और फर्क पैदा हुआ, कल्चर। जानवरों में भी लिमिटेड कल्चर होता है, जैसे चिंपैंजी का टूल्स इस्तेमाल करना और बर्ड्स का नेस्ट बनाना। लेकिन इंसान कल्चर को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। हर ग्रुप ने अपना तरीका बना लिया, बोलने का, रहने का, शिकार करने का और बाद में इबादत का भी। ये चीजें डीएनए में भी नहीं लिखी होती, बल्कि दिमाग से दिमाग तक ट्रांसफर होती है। इसीलिए एक ही स्पीशीज होने के बावजूद भी इंसान अलग अलग तरीकों से रहता है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें, तो समझ में आता है कि ना ही इंसान और ना ही बाकी जानवर किसी मैनुअल के साथ पैदा हुए। उनका रहन सहन किसी क्लासरूम का रिजल्ट नहीं, बल्कि टाइम, ऑब्जर्वेशन और सर्वाइवल प्रेशर का नतीजा है। जो चीज काम आई वो चलती गई,
जो चीज काम नहीं आई वो खत्म हो गई। इसीलिए सर्वाइवल में कोई भी आदत रैंडम नहीं होती। हर आदत के पीछे एक कहानी होती है, या तो बचने की या तो मरने की। और शायद सबसे ज्यादा गहरी बात यही है कि हम कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, हम आज भी अपनी बुनियाद में पुराने सीखने के तरीकों पर खड़े हैं। जब हम कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और लैंग्वेज की बात एक साथ करते हैं तो असल में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जमीन के बदलने से इंसान कैसे बदला और इंसान के बदलने से ये दुनिया कैसे डिवाइड हुई। कॉन्टिनेंट्स का वजूद इंसान से बहुत पहले का है। अर्थ के अंदर जो हीट और प्रेशर था उसने ऊपर के क्रस्ट को बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ दिया। ये टुकड़े, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ये करोड़ों सालों तक एक दूसरे के साथ चिपके रहे और फिर धीरे धीरे सरकना शुरू हुए। इसीलिए पहले सिर्फ एक ही बहुत बड़ी जमीन थी जिसे पैंजिया कहा जाता है। जब ये प्लेट्स हिले, टकराए और अलग हुए तो पहाड़ बने, समंदर बने और आज के कॉन्टिनेंट्स वजूद में आए। ये इतनी स्लो प्रोसेस थी कि अगर उस टाइम इंसान होता तो उसे भी महसूस नहीं होता। लेकिन जब इंसान आया तो दुनिया पहले ही अलग अलग टुकड़ों में बंट चुकी थी। एशिया के जंगल, यूरोप की ठंड, अफ्रीका की गर्मी और ऑस्ट्रेलिया की तन्हाई, हर जगह अलग माहौल था। इस माहौल ने इंसान के रहने, खाने, पहनने और सोचने के तरीके बदल दिए। जब छोटे छोटे ग्रुप्स एक दूसरे से दूर हुए तो उनका मिलना कम हुआ और उनकी बातचीत बदलने लगी और यही से लैंग्वेज ने जन्म ले लिया। शुरू में कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी, सिर्फ आवाजों और इशारों से काम लेना पड़ता था। खतरे के लिए अलग आवाज, शिकार के लिए अलग आवाज और अपने लोगों को बुलाने के लिए अलग आवाज। लेकिन जब इंसान का दिमाग डेवलप हुआ तो उसने आवाजों को मतलब देना शुरू किया। एक ही आवाज हर बार एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होने लगी और धीरे धीरे आवाजें अल्फाज बन गए। जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग हो गया तो उनकी जुबान भी अलग हो गई। इसीलिए आज दुनिया में हजारों जुबानें हैं, सबका वजूद एक ही है, लेकिन वक्त और डिस्टेंस ने हमें अलग कर दिया। अब जब लैंग्वेज अलग हुई, कल्चर अलग हुआ और लोग एक जगह परमानेंट रहने लगे तो यही से मुल्क बनाने का आइडिया पैदा हुआ। शुरू में मुल्क जैसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ कबीले थे, फिर शहर आए और फिर रियासतें और सल्तनतें। जो ज्यादा ताकतवर थे वो ज्यादा जमीन रखते थे। उस वक्त बॉर्डर्स परमानेंट नहीं थे। जब यूरोप में जंग बढ़ने लगे तो रूलर्स ने डिसाइड किया कि हर इलाका एक फिक्स्ड बाउंड्री के अंदर होगा और उस इलाके को सिर्फ एक रूलर कंट्रोल करेगा। फिर जब यूरोपियंस ने एशिया और अफ्रीका पे कब्जा कर लिया तो उन्होंने दुनिया को मैप पर बिठाकर डिवाइड कर दिया। न जुबान देखी, न कल्चर और न ही कौम। इसीलिए बहुत सी कंट्रीज के बॉर्डर्स अच्छे से नहीं बने हैं और इसीलिए उन बॉर्डर्स पर लड़ाई चलती है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो एक बहुत गहरा सच सामने आता है। कॉन्टिनेंट्स कुदरत ने बनाए, लैंग्वेज कुदरत और इंसान ने मिलकर बनाई, लेकिन कंट्रीज सिर्फ इंसान ने। कॉन्टिनेंट्स को कोई बदल नहीं सकता। लैंग्वेज धीरे धीरे वक्त के साथ बदलती है, लेकिन कंट्रीज की बाउंड्रीज बार बार बदलती रहती है। इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि जो लाइन्स वो मैप पर बना रहा है वो असल में हिस्ट्री के बहुत छोटे से दौर का हिस्सा है। जमीन हमसे पहले भी थी, जमीन हमारे बाद भी होगी। बीच में हमने सिर्फ इसे नाम दिए, जुबान दी और फिर टुकड़ों में बांट दिया। आज का ये वीडियो यही तक था। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।